दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का सिद्धांत का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था यानी जो पिछले साल का प्रश्न पत्र था उसको उत्तर के सहित मैंने इस वीडियो में लाया है। और दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र जिसमें 60 प्रश्नों को पूछा गया था, उन 60 प्रश्नों का सटीक उत्तर उसमें बिल्कुल सटीकता के साथ मैं इस वीडियो में लाया हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका भी पेपर होना है यह बीएससी एग्रीकल्चर में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का, उस स्टूडेंट को उस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपको इन सभी 60 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीकता से बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अब देर के बिना हम लोग चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और यहाँ से शुरू होता है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भिंडी किस कीट आकर्षक फसल है? भिंडी किसकी आकर्षक फसल है? तो दोस्तों भिंडी जो है आपके कपास के कीट की आकर्षक फसल है। ठीक है, कपास के कीट की आकर्षक फसल है। और नेक्स्ट है, IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना आपका सन 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे? दोस्तों तो इसका आपका राइट आंसर होगा एक अनुपूरक घटक के रूप में करेंगे। ठीक है, यानी आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे? एक अनुपूरक के रूप में, अनुपूरक घटक के रूप में करेंगे। और नेक्स्ट है, खाली स्थान को एक माइक्रोबियल कीटनाशी, खाली स्थान एक माइक्रोबियल कीटनाशी है। तो दोस्तों आपका जो बैसिलस थूरिंजिएंसिस यानी बीटी है, ये आपका माइक्रोबियल कीटनाशी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन NPK का मात्रा जो होता है वो आपका होता है, नाइट्रोजन होता है 0.5 से 1% और 0.15 से 0.56 तक 6% तक फास्फोरस होता है और 0.006 से 0.3% तक पोटास होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें वर्मी कंपोस्ट में NPK का मात्रा, तो ठीक है इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है? तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से जो आपका है ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैविक खेती किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर। और नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य यानी असम राज्य जहाँ पे 100% जैविक खेती की जाती है। और नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो दोस्तों रसायनों का प्रयोग करके ये जो कीटनाशी है इसको बनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, जैविक खाद की खेती की लागत है। तो दोस्तों जैविक खाद की खेती की लागत आपका पारंपरिक खेती से अधिक है। ठीक है, अगर आप करेंगे जैविक खेती से, जैविक खाद की खेती करेंगे तो पारंपरिक खेती से ज़्यादा लागत लग जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, एजोला एक उर्वरक है जो फसलों की उपज को खाली स्थान तक बढ़ाता है। तो दोस्तों एजोला के प्रयोग से फसलों में कितना वृद्धि होता है? तो दोस्तों 50% तक वृद्धि देखा गया है। ठीक है, एजोला के प्रयोग से। और नेक्स्ट है आपका, जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत है। तो दोस्तों जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत उपयुक्त सभी यानी फसल चक्र, जैविक चक्र और मिश्रित खेती सभी के सभी क्या हैं? ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स हैं, ये आपके की हैं या फिर आप प्रिंसिपल्स कह सकते हो। और नेक्स्ट है आपका, खेती में हरी खाद का फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में समाविष्ट करना कहलाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इन सीटू हरी खाद। ठीक है, इन सीटू हरी खाद। अगर आप हरी खाद की फसल को लगाते हैं खेत में और उसको मिट्टी में पलट के फिर उसी में सड़ा के ख़त्म कर देते हैं तो उसको इन सीटू हरी खाद कहा जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो दोस्तों इसमें से जो आपका है नीम की खली, ये नाइट्रिफिकेशन को अवरोधित करता है। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? तो दोस्तों जैविक खेती का महत्व और लाभ उपयुक्त सभी हैं, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि और पर्यावरण के अनुकूल और कोई रासायनिक उपयोग नहीं, जिससे क्या होता है, ये सब लाभ होता है जैविक खेती से। और नेक्स्ट है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने दी? तो दोस्तों कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि CN आचार्य नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और दोस्तों अगर आपको
कुछ PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एज वेल एज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी पर्सनल सवाल हो तो वहाँ पे आप DM करके पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है। तो दोस्तों खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी नहीं है? तो फसल चक्र जो है ये यांत्रिक विधि नहीं है, ठीक है। ये कौन सी विधि है? ये सस्य विधि हो गया। और नेक्स्ट है आपका, केंचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से खाली स्थान गुना अधिक वजन रखता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5, यानी दोस्तों केंचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से 4 से 5 गुना अधिक वजन तक खाता है, ठीक है। जितना उसका वजन होता है उससे 4-5 गुना ज़्यादा खाता है। नेक्स्ट है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप तो इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, वो बढ़ाना, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, जैविक खेती आंदोलन वर्ष खाली स्थान में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जैविक खेती आंदोलन आपका जो है वो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट इधर इंग्लिश में भी है, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में। और लिखा हुआ है आगे अगला प्रश्न, सीरे में पाया जाता है। तो दोस्तों सीरे में क्या पाया जाता है? तो 3% नाइट्रोजन और 3.5% पोटास पाया जाता है, ठीक है। सीरे में 3% नाइट्रोजन और 3.5% पोटास पाया जाता है। और नेक्स्ट है, पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्लरी कहते हैं, जिसमें पशुओं का मल और मूत्र दोनों धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ जो होता है बिल्कुल गीला टाइप का, तो उसको स्लरी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपसे मुर्गी के बीट वाला खाद पूछा जा रहा है। पोल्ट्री खाद में आपका क्या पाया जाता है? तो आपका 3.8% नाइट्रोजन और 3.5% फास्फोरस और 1.7% पोटास पाया जाता है। और नेक्स्ट है, इनमें एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। तो दोस्तों इनमें हल्की कार्बनिक खाद कौन सी नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये जो मुर्गी का बीट है, मुर्गी बीट खाद, ये आपका हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। और नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपके नीलहरित शैवाल कहलाते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल कहलाते हैं। और नेक्स्ट है, माइकोराइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो दोस्तों माइकोराइजा का प्रयोग आपका दलहनी एवं फल वृक्षों में किया जाता है, ठीक है। और अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से फास्फोरस घोलक जीवाणु हैं। तो दोस्तों फास्फोरस घोलक जीवाणु कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों, यानी सीडोमोनास स्ट्रेटा और बैसिलस पालीमिक्सा दोनों के दोनों क्या हैं? फास्फोरस घोलक जीवाणु हैं। और दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केंचुए का वर्ग है। तो दोस्तों कौन सा केंचुआ का वर्ग है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो है एपीजेइक नामक जो वर्ग होता है केंचुए का, ये उपयुक्त होता है जैविक खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। और नेक्स्ट है, अनाज, तिलहन एवं सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा। तो दोस्तों इसका अनुशंसित मात्रा कितना है? वो है आपका 0.5 से 0.6 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो दोस्तों अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर जो है ये आपके अनाज के फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ठीक है। दलहनी के लिए राइजोबियम होता है, जिसे आपको पता है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जैव शाकनाशी है? तो दोस्तों जैव शाकनाशी इनमें से कौन सा है? तो ये जो उपयुक्त का सभी हैं, यानी डिवाइन और कोलेगो और बायोपोलेरिस, ये सभी के सभी क्या हैं? जैव शाकनाशी हैं। और नेक्स्ट है आपका, खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों उसको जैविक खेती कहा जाता है, जिसमें बिल्कुल ही केमिकल का यूज ना हो, उसको जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट है, IFOM का पूरा नाम। तो दोस्तों IFOM का पूरा नाम, इसका स्थापना कब हुआ था मैंने आपको शुरू में बताया, और इसका पूरा नाम क्या होता है आइए जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है IFOM का मतलब? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 500% गारंटी है कि हर ऑर्गेनिक फार्मिंग के पेपर में इसको पूछा जाता है। और नेक्स्ट है आपका,
जैविक खेती के मुख्य घटक प्रमुख घटक हैं। तो दोस्तों जैविक खेती के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी यानी कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, वनस्पतिक अवशिष्ट पदार्थ, ये सभी के सभी क्या हैं? जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं। और नेक्स्ट है आपका जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी इकाई के लिए पूंजीगत सब्सिडी क्या है? तो दोस्तों इसके लिए पूंजीगत सब्सिडी जो है वो आपका 25% है, ठीक है, 25% है। और नेक्स्ट है आपका नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल। तो दोस्तों नीची भूमि वाले खेत के लिए हरी खाद की फसल कौन से हरी खाद की फसल उपयुक्त होती है? तो ढैंचा जो होता है ये उपयुक्त होता है नीची भूमि वाले धान के खेतों में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर खाली स्थान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस खाली स्थान में आपको क्या भरना होगा? इस खाली स्थान में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है जिसको आप भरेंगे। और नेक्स्ट है आपका भारतीय मृदाओं में औसतन खाली स्थान नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय मृदाओं में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो आपका 0.03 से 0.07% तक। और नेक्स्ट है अधिकतर पोषक तत्व मृदा में खाली स्थान क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों ये किसके द्वारा नष्ट हो जाता है? तो ये आपका निछालन द्वारा यानी लीचिंग द्वारा क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों केंचुए द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वर्मीवाश कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्मीवाश कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किया था। तो दोस्तों किसने किया था? दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन। तो इसका अध्ययन श्री BN जोशी ने किया था। कौन किया था? तो श्री BN जोशी ने किया था। और नेक्स्ट देखते हैं 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसमें खाली स्थान टन नाइट्रोजन होती है। तो दोस्तों ये सोचने वाली सवाल है। देखिए जो आपके 1 एकड़ भूमि के ऊपर होता है हवा, उसमें कितना टन? तो 80,000 टन नाइट्रोजन मौजूद रहती है सिर्फ एक एकड़ खेत के वायुमंडल में, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट तो उसका खेत यूज कर नहीं सकता अगर उसको जब तक स्थिरीकृत ना किया जाए या फिर नाइट्रोजन के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से न डाला जाए, समझिए वो बेकार ही होता है। नेक्स्ट है इनमें से एक अवायवीय जीवाणु है। तो दोस्तों इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें अवायवीय जीवाणु कौन सा है? तो आपका जो है क्लोस्ट्रीडियम, ये अवायवीय जीवाणु है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वर्मीवाश को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों वर्मीवाश में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? तो इसमें जो होते हैं आपका जिबरेलिक अम्ल और साइटोकाइनिन और लिपेज, तीनों के तीनों होते हैं, ठीक है। वर्मीवाश यानी जो केंचुआ तरल पदार्थ छोड़ता है उसमें ये तीनों जिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन और लिपेज तीनों होते हैं। और नेक्स्ट है एजोला रुब्रा है। तो दोस्तों एजोला रुब्रा क्या है? तो एजोला रुब्रा आपका एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। और नेक्स्ट है आपका नीलहरित शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नीलहरित यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ कॉमनली यूज्ड इन। तो दोस्तों इसको किस फसल में यूज़ करते हैं? तो धान के फसल में यूज़ करते हैं। किसमें? तो पैडी क्रॉप में नीलहरित शैवाल को प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया। तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया? तो आइए देखते हैं। इसका शुरुआत आपका सन 2000 ईस्वी में किया गया। किसका? फिर से सुनिए एक बार। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2000 में शुरू किया गया। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारी जैविक खाद है? तो दोस्तों भारी जैविक खाद इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो उपयुक्त सभी यानी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कंपोस्ट, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके भारी जैविक खाद हैं। और नेक्स्ट है आपका एजोटोबैक्टर फसल उत्पादन में खाली स्थान की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों एजोटोबैक्टर के यूज से फसलों में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? तो एजोटोबैक्टर के यूज करने से आपके फसलों में 10 से 15% तक वृद्धि होता है। कितना? 10 से 15% यानी 10 to 15%। और नेक्स्ट है आपका दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर खाली स्थान ग्राम प्रति बीज, खाली स्थान ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से करते हैं। यानी दोस्तों दलहनी फसलों में जो राइजोबियम कल्चर होता है 1 किलोग्राम बीज के लिए कितने उसका यूज़ करते हैं, कितने राइजोबियम कल्चर का यूज़ करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो 5 या 10 ग्राम होता है राइजोबियम कल्चर, उसको
1 किलो दलहनी फसलों के बीज में मिला करके उसको उपचारित किया जाता है। और नेक्स्ट है अपशिष्ट पदार्थ से बने हुए सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को कहते हैं। तो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ के ढेर से सड़े हुए पदार्थ है उसके ढेर से बने हुए कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, कंपोस्ट जिसमें पत्तियाँ हो गई, गोबर हो गई, या फिर सड़ा हुआ भूसा हो गया, या फिर आपके गौशाला की मिट्टी हो गई, इन सभी से जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसको कंपोस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल की प्रजाति है। तो दोस्तों नीलहरित शैवाल की प्रजाति आपकी कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, यानी जैसे अनाबीना, नोस्टोक और ओलोसीडा, यानी अनाबीना, नोस्टोक और ओलोसीडा, ये सभी के सभी क्या हैं? ये स्पीसीज ऑफ ग्रीन ब्लू एल्गी हैं। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा हरी पत्ती वाली खाद है? तो दोस्तों कौन सी हरी पत्ती वाली खाद है? तो हरी पत्ती वाली खाद आपका करंजी पत्ती है। ठीक है, करंजी पत्ती। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एग्री मस्ती चैनल को कंटेंट को यानी इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी पेपर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी की अपडेट है छोटी बड़ी, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। या फिर अगर आपका कोई भी पर्सनल भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। और PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन करिएगा। और नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार कितने दिनों में होती है? तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 से 6 माह में होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कार्बनिक खेती के जनक हैं। तो दोस्तों कार्बनिक खेती के जनक कौन है? तो कार्बनिक खेती के जनक आपके अल्बर्ट हार्वर्ड हैं। कौन है? अल्बर्ट हार्वर्ड, ये आपके फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के पप्पा हैं। और नेक्स्ट है मूंगफली के खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो दोस्तों मूंगफली की खली में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मात्रा होता है? तो इसका मात्रा जो होता है 7.3% होता है। ठीक है, मूंगफली खली में नाइट्रोजन 7.3% होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? तो दोस्तों अखाद्य तेल खली कौन सी है? तो आइए देखते हैं। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अरंड यानी कस्टर केक जो होता है ये अखाद्य तेल खली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फसल अवशेषों को जलाने से खाली स्थान तत्वों की ह्रास होता है। तो फसल अवशेष को जलाने से किस तत्वों का ह्रास होता है? तो आपका जो 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस जो होता है इसका ह्रास हो जाता है फसल अवशेष, यानी जैसे पराली वराली जलाने से, गेहूं के डंठल वगैरह जलाने से 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस आपका ऐसे ही नष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। और नेक्स्ट है आपका 59 नंबर प्रश्न, गाजर घास के प्रति पौधा प्रति वर्ष खाली स्थान बीज उत्पादित होते हैं। दोस्तों ये आंकड़ा बहुत लंबा है। जैसे एक गाजर घास होता है ये प्रति वर्ष आपका 10,000 से 25,000 एक पौधा बीज का उत्पादन करता है। आप सोच लीजिए एक पौधा एक वर्ष में 10,000 से 25,000 तक बीज उत्पादित करता है। तो समझ लीजिए खेत को बर्बाद कर देता होगा ऐसे ही। और नेक्स्ट है लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों लेंटाना कैमरा जो खरपतवार होता है इसका जैविक नियंत्रण उपयुक्त सभी यानी एग्रोमाइया लेंटाना के लार्वा द्वारा और थेकलेचियोन के लार्वा द्वारा और थेकलेबेजोकाई के लार्वा द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है? लेंटाना कैमरा की जैविक नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर वाला सीरीज जो चल रहा था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट 6ठा सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वहीं कानपुर वाले स्टूडेंट ये आपके 2nd सेमेस्टर में पढ़ते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर का हो, सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मतलब किताब जो सेमेस्टर में अंतर हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है बिल्कुल सेम ही है। सो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अपने पेपर में। बस इतना ही कहूँगा और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।